गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अध्याय अध्याय 4 जाति धर्म और लैंगिक मसले के अंतर्गत आज का हमारा विषय है धर्मनिरपेक्ष शासन। कि हमारे देश के अंदर क्या है, धर्मनिरपेक्ष जो शासन है वो पाया जाता है। धर्मनिरपेक्ष शासन क्या होता है कि सांप्रदायिकता हमारे देश के लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। मतलब धर्म के आधार पर हमारे देश के अंदर बहुत सारी हिंसा या हिंसक गतिविधियां होती रही है। हमारे संविधान निर्माता इस चुनौती के प्रति पहले से सचेत थे। इसी कारण उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुना और इसी आधार पर संविधान में अनेक प्रावधान किए गए। इनके बारे में हम पिछले साल पढ़ चुके हैं कि हमारा जो देश है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है। मतलब हमारे देश का अपना कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। हमारे देश के अंदर जितने धर्मों को मानने वाले लोग हैं, तो हमारे संविधान के अंदर प्रत्येक जो धर्म है उसको एक समान समझा गया है। कोई धर्म छोटा या बड़ा नहीं है। देखिए कि हमारे देश जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो एक धर्मनिरपेक्ष देश की विशेषताएं क्या होती है कि भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया या स्वीकार नहीं किया। जैसे श्रीलंका के अंदर बौद्ध धर्म को राष्ट्रीय धर्म है वो मान लिया गया। पाकिस्तान के अंदर इस्लाम धर्म को, इंग्लैंड में ईसाई धर्म को जो दर्जा दिया जाता है, इसके विपरीत भारत का संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता। यह सभी धर्मों का मान सम्मान करता है। दूसरा क्या है कि संविधान सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी देता है। कि हमारे देश में रहने वाले सभी धर्मों के जो लोग हैं वो किसी भी धर्म का, अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो ये जो स्वतंत्रता है ये हमारे संविधान ने हमारे देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक धर्म के व्यक्ति को दी है। और क्या है कि संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है। अगर हमारे देश के अंदर किसी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव होता है तो संविधान के हिसाब से क्या है, ये संविधान के नियम कायदे कानूनों के खिलाफ है। तो धर्म के आधार पर क्या है, हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते। ये भी हमारे संविधान के अंदर वर्णित है। इसके अलावा कि इसके साथ ही संविधान धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार देता है। कि ऐसी बात नहीं है कि जो सरकार है या संविधान जो है वो लोगों के धार्मिक मामलों में दखल नहीं देता है। कई बार जब ज़रूरत पड़ती है तो क्या है, धार्मिक मामलों में दखल देता है। जैसे छुआछूत की इजाज़त हमारा संविधान नहीं देता। मतलब विभिन्न धर्मों के अंदर क्या है, जाति पाति के आधार पर एक दूसरे के साथ भेदभाव करना, तो ये इस चीज़ की इजाज़त हमारा संविधान नहीं देता। हालांकि एक धार्मिक मामला है, लेकिन ऐसे धार्मिक मामलों में जो हमारा संविधान है वो क्या करता है, वो दखल अंदाजी करता है और किसी भी धर्म के किसी भी व्यक्ति को छुआछूत करने की इजाज़त नहीं देता। इसके अलावा दहेज प्रथा है और इसके अलावा घूंघट प्रथा है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हमारे समाज के अंदर क्या है, संविधान के अंदर इनके ऊपर किसी प्रकार, बहुत प्रकार के क्या है, प्रतिबंध है। इस हिसाब से देखें तो धर्मनिरपेक्षता कुछ पार्टियों या व्यक्तियों की एक विचारधारा भर नहीं है। यह विचार हमारे संविधान की बुनियाद है। तो हमारा जो संविधान है इस विचार के ऊपर आधारित है। सांप्रदायिकता भारत में सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही एक खतरा नहीं है, यह भारत की बुनियादी जो अवधारणा है उसके लिए भी क्या है, एक चुनौती है, एक खतरा है। हमारी तरह का धर्मनिरपेक्ष संविधान जरूरी चीज़ है, पर अकेले इसी के बलबूते पर सांप्रदायिकता का मुकाबला नहीं किया जा सकता। हमें अपने दैनंदिन जीवन में सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों और दुष्प्रचारों का मुकाबला करना होगा तथा धर्म पर आधारित गोलबंदी का मुकाबला राजनीति के दायरे में करने की जरूरत है। मतलब धर्म को राजनीति के साथ
ला करके और धर्म के आधार पर जो हमारे देश के अंदर, समाज के अंदर विभिन्न धर्मों के बीच में जो आपसी तनाव है, उन तनावों को कम करना होगा। यानी जो सांप्रदायिकता हमारे समाज के अंदर फैली हुई है, उस सांप्रदायिकता को कम करना होगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं जाति और राजनीति। तो हम धर्म और लिंग के आधार पर हमारा जो समाज है वो किस प्रकार बटा हुआ है, और कैसे धर्म और जो लिंग के आधार पर स्त्रियां अपने आप को जब तक राजनीति में नहीं लेकर के आएंगी, तब तक क्या है, उनकी स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार क्या है, हमारे समाज की एक और विशेषता है जाति, कि हमारा जो समाज है वो मुख्य रूप से विभिन्न जातियों में बटा हुआ है। जाति के आधार पर हमारे समाज का विभाजन होता है। तो ये जो जाति है ये सकारात्मक भी हो सकता है और लाभदायक भी हो सकता है, या नकारात्मक भी हो सकता है, या नुकसानदेह भी हो सकती है। आइए अब अंतिम प्रमुख विभाजन यानी जाति और राजनीति की चर्चा करें। इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष हैं। अब देखेंगे कि जाति का राजनीति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और राजनीति का जाति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले देखिए जातिगत असमानताएं, कि लिंग और धर्म पर आधारित विभाजन तो दुनिया भर में है, पर जाति पर आधारित विभाजन सिर्फ भारतीय समाज में देखने को मिलता है। केवल भारतीय समाज ही एक ऐसा समाज है जहां पर जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है, या जाति के आधार पर विभिन्न जातियों के जो लोग हैं वो पाए जाते हैं। सभी समाजों में कुछ सामाजिक असमानताएं और एक ना एक तरह का श्रम का विभाजन मौजूद होता है। हमारे देश के अंदर विभिन्न जो जातियां हैं, जैसे बढ़ई है उसका काम लकड़ी का है, कुम्हार है वो मिट्टी के बर्तन बनाता है, नाई है वो बाल काटता है। तो इस प्रकार क्या है, जाति के आधार पर काम बटे हुए हैं, या यूं कहें कि काम के आधार पर जो जातियों का निर्माण है हमारे देश के अंदर हुआ है। अधिकतर समाजों में पेशा परिवार की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, यानी किसान का बेटा किसान, नाई का बेटा नाई। तो ऐसे क्या है, एक जो काम है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, लेकिन जाति व्यवस्था इसका एक अतिवादी और स्थायी रूप है। अन्य समाजों में मौजूद असमानताओं से यह एक खास अर्थ में भिन्न है। कैसे भिन्न है कि इसमें पेशा के वंशानुगत विभाजन को रीति रिवाजों की मान्यता प्राप्त है। एक जाति समूह के लोग एक या मिलते जुलते जो काम है वो करते हैं, साथ ही उन्हें एक अलग सामाजिक समूह के रूप में भी देखा जाता है। उनमें आपस में ही बेटी रोटी अर्थात शादी और खान पान का संबंध होता है, क्योंकि जब शादियां वगैरह होती है तो क्या अपनी बेटी वो अपनी ही जाति में देते हैं, और क्या है खान पान जब होता है या किसी कोई समारोह होता है, खाने में बुलाते हैं तो अपनी ही जाति के लोगों को क्या है खाने पे आमंत्रित करते हैं। अन्य जाति समूहों में उनके बच्चों की ना तो शादी हो सकती है और ना ही महत्वपूर्ण जो पारिवारिक और सामुदायिक आयोजन होते हैं उनकी पात में बैठकर या उनके साथ में बैठकर दूसरी जाति के लोग भोजन नहीं कर सकते। वो अपनी ही जाति के लोगों के साथ बैठ करके क्या करते हैं, भोजन करते हैं। उसके बाद आता है वर्ण व्यवस्था क्या है। हमारे समाज के अंदर प्राचीन समय में 4 वर्ण के जो लोग हैं वो रहते थे। आपका एक था आपका पुरोहित, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पुरोहित का काम होता था पूजा पाठ करना, वैश्य काम क्षत्रिय काम होता था जो ये तीनों वर्ग हैं इनकी रक्षा करना, और जो वैश्य है वो व्यापारी होता था, और जो शूद्र है वो निचली जाति के लोग होते थे जो इन तीनों ऊपर के जो ये वर्ण हैं इनकी सेवा करते थे। जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। इसमें अंतयज जातियों के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता है। अंतयज मतलब जिसको समाज से त्याग दिया जाता है या समाज में उनके साथ इज्जत का व्यवहार नहीं किया जाता, सम्मान की दृष्टि से उनको नहीं देखा जाता, तो उनके साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ऐसा माना जाता है कि उनके छूने से जो ऊंची जाति के लोग हैं वो क्या हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे, इसलिए इसको छुआछूत कहा जाता है। इसकी चर्चा हमने 9वीं कक्षा में की। यही कारण है कि ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर
और पेरियार रामास्वामी नायकर जैसे राजनेताओं और समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात की और उसके लिए काम किया। तो हमारे समाज के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्या किया, इस जातिगत भेदभाव को कम करने के लिए बहुत सारे जो कार्य हैं वो किए। तो वर्ण व्यवस्था क्या है कि जाति समूहों का पदानुक्रम जिसमें एक जाति के लोग हर हाल में सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे, तो किसी अन्य जाति समूह के लोग क्रमागत के रूप में सबसे नीचे रहेंगे। मतलब जाति के आधार पर जो क्रम है वो बना होता है कि सबसे ऊंची जाति है वो सबसे ऊपर के क्रम में होंगी और सबसे जो नीची जाति है वो क्या है, सबसे नीचे के क्रम में होंगी। इसी को वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता। इसमें इतना ही। धन्यवाद।